बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ी हुई और अगर आपने 12 जुलाई 2023 से पहले का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया और भले ही आपका डॉक्यूमेंट सही क्यों ना हो, लेकिन इस डेट के बाद की डॉक्यूमेंट को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कास्ट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस या फिर जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि इन डॉक्यूमेंट्स में गलती आपको किस प्रकार से भविष्य में मुसीबत में डाल सकती है। इसके अलावा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि आपकी किस गलती की वजह से आयोग आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है और कौन सी गलतियां छोटी हैं जिसे आयोग निरस्त कर देगा या फिर एक तरीके से इग्नोर कर देगा, तो उसको डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने आवेदन कंप्लीट नहीं किया है तो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करना है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को एक पत्र लिखा गया है। विषय आप देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के अधीन आरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश। अब ये चूंकि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक तौर पर आरक्षण की बात की जा रही है और इसके अलावा जितने भी आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट होंगे, चाहे आप डोमिसाइल ही क्यों ना प्रोड्यूस कर रहे हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी आरक्षण से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में ये पत्र आप समझ सकते हैं। इससे अंदाजा आपको लग जाएगा। देखिए यहां पर मेंशन किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या द्वारा निर्गत संदर्भित नियमावली के नियम 9 में निहित प्रावधान के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ प्रदान करने की सुविधा के लिए निम्नांकित नियम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पहला क्या है, ध्यान से देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम के मूल निवासी जो होंगे, जो पुरुष और महिला होंगे, सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं उनको दिया जाएगा। दूसरा देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य से परिवार में सम्मिलित है अभ्यर्थी के माता पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परिवार में कौन कौन सम्मिलित होंगे इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ विवाहित पुरुष पक्ष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमित आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा। ठीक है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी जो होगा एवं पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की संतानें सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास यानी कि अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास से होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद से विवाहित महिला, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। विवाहित महिला के पक्ष के आय में परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। यानी कि अगर आपकी शादी बिहार से बाहर किसी राज्य से बिहार में हुई है, तो आप बिहार में अपने पति के साथ रह रही होंगी, तो उस कंडीशन में जो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है वो आपके पति का लगेगा, क्योंकि शादी के बाद जाहिर सी बात है आप अपने पति के साथ ही उनकी जो आय होगी वहीं आपकी आय मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन चूंकि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होगा वो बिहार के निवासियों को ही दिया जाएगा, तो अगर आपके पिता बिहार के परमानेंट निवासी हैं तो आप उनके नाम से डोमिसाइल आपको प्रोड्यूस करना होगा, यानी आय आपके पति का और डोमिसाइल आपके पिता का। और अगर आपके पिता बिहार से बाहर के हैं, यानी आप बाहर राज्य से बिहार में गई हैं शादी होकर के, तो उस कंडीशन में आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अविवाहित महिला एवं अविवाहित पुरुष के मामले में आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके पिता के मूल निवास से निर्गत होगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के प्रावधानित आरक्षण से आच्छादित नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको आपकी कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा, ना कि ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आते, तब जाकर के आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी के परिवार के सभी स्रोतों की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ओबीसी का भी जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर होता है
उसमें अगर किसी अभ्यर्थी के परिवार की जो सालाना आय होती है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में चले जाएंगे। तो जो विवाहित महिलाएं होंगी उनके लिए जो 8 लाख का बाउंडेशन है वो उनके पति के नाम से इशू होना चाहिए। कहने का मतलब कि उनका आय तो चूंकि अब पति के साथ ही है ना, उनके पिता से तो अब कोई लेना देना नहीं है आर्थिक तौर पर, तो उनके पति का आय 8 लाख से कम होना चाहिए, लेकिन उनका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके पिता के नाम से बनेगा। तभी तो ये प्रूफ हो पाएगा ना कि हाँ आपके पिता बिहार के मूल निवासी हैं। भले ही आप दूसरे राज्य से बिहार में चली गई तो आप बिहार की मूल निवासी के तौर पर तभी मानी जाएंगी जब आपके पिता बिहार के मूल निवासी होंगे। अगर आपके पिता बिहार के मूल निवासी नहीं है और आपको कितना भी साल बिहार में रहते हुए हो गया तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। आगे देख लीजिए 7वां पॉइंट, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी जिस डेट में इशू हुआ उससे अगले 1 साल तक ये केवल मान्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि विवाहित महिलाओं के संदर्भ में जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है उसके लिए कि क्या क्या नियम कानून होना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप पर यही चीज़ें लागू होंगी कि ओबीसी का जो एक तरीके से आरक्षण का लाभ मिलेगा वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। यानी आर्थिक तौर पर जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो आपके पति के नाम से इशू होगा और आपके पिता अगर बिहार के निवासी हैं तभी आपको ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी में भी लागू होता है, जैसे SC हो गया, ST हो गया। तो चूंकि बिहार राज्य के ही अभ्यर्थियों को केवल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपके पिता बिहार में निवासी होने का प्रूफ आपको देना होगा। यानी आपका जो डोमिसाइल बनेगा वो आपके पिता के नाम से बनेगा, चाहे आप विवाहित महिला ही क्यों ना हो। लेकिन जो भी आर्थिक तौर पर डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जैसे कि आय प्रमाण पत्र और ये सभी चीज़ें वो आपके पति के नाम का इशू होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा वो तो बनेगा आपके पति के नाम से। क्यों बनेगा? क्योंकि ये आर्थिक तौर पर होता है और इसके साथ जो आपके पिता जो बिहार के मूल निवासी हैं वो लगाएंगे, तब जाकर के आपका प्रूफ होगा कि हाँ आप बिहार के मूल निवासी रहते हुए अपने पति के EWS सर्टिफिकेट का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कोई एक बिहार की महिला है जो कि बिहार में उनके पिता की निवासिता है, तो उनके आधार पर तो उनका बिहार का डोमिसाइल बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए इनकी शादी बिहार से बाहर किसी राज्य में हो गई तो उनको उस राज्य का जो आर्थिक रूप से कमजोर वाला सर्टिफिकेट होगा वो प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि आपकी निवासिता बिहार में होनी चाहिए जो कि आपके पिता से प्रूफ हो जा रही है। और चूंकि आपकी शादी किसी दूसरे राज्य में हुई है तो वहां से आपको उनके अपने पति के नाम से आपका जो भी EWS सर्टिफिकेट होगा वो इशू होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। तो ऐसी महिलाएं जो कि बिहार से बाहर किसी राज्य में शादी हुई हैं, चूंकि उनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं, उस कंडीशन में आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से, इस पत्र के हिसाब से। लेकिन आपका जो आर्थिक रूप से जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पति के नाम से ही बनेगा, ना कि आपके पिता के नाम से। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।